हेलो दोस्तों, स्टेट एसलेट प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं या जिस राज्य के आधार पर वो राज्य है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य में बीते हफ्ते जो खबरें सुर्खियों में रही उन खबरों के आधार पर किन प्रश्नों को फ्रेम किया गया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले एपिसोड में जो अभ्यास प्रश्न आप सभी को दिया गया था उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न क्या था। विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश राज्य में, उसका जो पूर्वी विस्तार है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। और विकल्प है कैमूर तथा भांडेर श्रेणी, कैमूर तथा मैकाल श्रेणी, महादेव तथा भांडेर श्रेणी, और सबसे अंत में है भारनेर तथा महादेव श्रेणी। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें एक बार मानचित्रों को देख लेना चाहिए कि मानचित्र क्या कहता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है जो कि मालवा के पठार के बिल्कुल नीचे स्थित है। यानी कि जो मालवा का पठार है उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है और ये आगे चल करके दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जो इसकी उत्तरी शाखा है ये कैमूर पहाड़ी के सहारे यानी सोन नदी के उत्तर से आगे बढ़ते हुए पश्चिमी बिहार तक चली जाती है, और जो इसकी दक्षिणी शाखा है वो नर्मदा नदी और सोन नदी के बीच से जो मैकाल श्रेणी है इसमें मिलकर के सतपुड़ा श्रेणी से मिल जाती है। जैसा कि यहां से स्पष्ट है कि जो इसका पूर्वी विस्तार है, जैसा कि ये पूर्वी भाग होगा इस श्रेणी का, और जो ये है ये पश्चिमी विस्तार होगा। यहां से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो कैमूर पहाड़ी है और ये भांडेर का पठार, तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो पूर्वी विस्तार है ए वाला होगा, यानी कैमूर तथा भांडेर श्रेणी ही इसके पूर्वी विस्तार को कहा जाता है। और आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते जो खबरें रही सुर्खियों में उनके आधार पर क्या प्रश्न बनाया गया है उसको देखते हैं। तो जो पहली खबर रही इस हफ्ते वो ये है, शहडोल जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को 2 वर्ष की जेईई की निशुल्क आवासीय कोचिंग की योजना प्रारंभ। शहडोल जिले से संबंधित यह खबर है और इस जिले में जो जेईई है इसकी कोचिंग विद्यार्थियों को निशुल्क दी जाएगी, और जो विद्यार्थी होंगे वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले होंगे। इस कोचिंग के साथ साथ उन्हें आवास भी मुफ्त में दिया जाएगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है ये है, दिए गए कथनों पर विचार करें। कर्क रेखा बघेलखंड पठार को 2 भागों में विभक्त करती है। केन नदी अपवाह तंत्र का विस्तार बघेलखंड पठार के अंतर्गत शामिल है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए एक बार मानचित्र को देखते हैं। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश राज्य का मानचित्र रहा जिसका जो प्रादेशिक विभाजन है, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार शामिल हैं इस मानचित्र में आराम से देखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है, ये मध्य भारत का पठार रहा, और ये जो वाला पोर्शन है ये बुंदेलखंड का पठार है। ये वाला जो पोर्शन है पश्चिमी एवं मध्य भाग जो मध्य प्रदेश का है ये मालवा का पठार है। इसके नीचे नर्मदा सोन घाटी है और इसके नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। और यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं ये रीवा पन्ना का पठार रहा, और इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये जो है बघेलखंड का पठार देखा जा सकता है। तो जो प्रश्न में पूछा गया है कि कर्क रेखा बघेलखंड पठार को 2 भागों में विभक्त करती है, तो इसको अगर हम देखते हैं एक बार, तो ये कर्क रेखा है जो राज्य के लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रही है, और ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग बघेलखंड का पठार है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसको लगभग 2 भागों में ये विभक्त कर रही है, तो पहला कथन ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन है केन नदी अपवाह तंत्र, इसको भी देखते हैं। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये बघेलखंड पठार रहा और केन नदी की स्थिति ये रही, यानी जो केन नदी का जो अपवाह तंत्र है ये कुछ इस तरह से रहा, और ये जो एरिया है ये पूरा ये बघेलखंड पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये जो दूसरा कथन है गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी केवल एक। आगे चलते हैं। अगली खबर है
छिंदवाड़ा जिले में आयोजित राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कप कराटे प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गीतांजलि ने जीता स्वर्ण पदक। ये जो खबर है छिंदवाड़ा जिले से है। यहां पर कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए गीतांजलि ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिसकी वजह से यह जिला ही नहीं बल्कि यह पूरा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है ये है, मध्य प्रदेश के रेखा मानचित्र पर छिछली काली मिट्टी के क्षेत्र को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो छिछली काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? विकल्प में है हरदा, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर। और ये मानचित्र रहा और ये जो एरिया दिखाया गया है ये छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसको देखने के लिए एक बार मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र से यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके थोड़ा सा नीचे यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो नर्मदा घाटी है यहाँ पर इस वाले पोर्शन में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और इसके बिल्कुल नीचे हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जिसको कह सकते हैं कुछ हद तक, तो छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इनमें कौन कौन से जिले शामिल है एक बार इसको देखते हैं मानचित्र पर। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हरदा, होशंगाबाद जिसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिले शामिल है। यहाँ पर जो विकल्प में जिले दिए हुए हैं हरदा, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर, तो इन चारों में स्पष्ट रूप से ये जो नरसिंहपुर वाला जिला है ये छिछली काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत ना आकर के बल्कि ये गहरी काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत यह जिला आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नरसिंहपुर, यानी नरसिंहपुर को यहां पर शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और मानवाधिकार को नोटिस। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय ये जबलपुर में स्थित है। राज्य मानव अधिकार जो आयोग है वहां पर एक सदस्य की नियुक्ति की गई थी और इस नियुक्ति में कहीं ना कहीं कोई खामी देखी गई है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि देखी गई है इस सदस्य की नियुक्ति में, जिसके चलते हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और मानवाधिकार को नोटिस भेजा है। इससे संबंधित जो प्रश्न बनाया गया है प्रश्न ये है, निम्नलिखित जिला युग्मों में से किस जिला युग्म से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती? हरदा देवास, खरगोन धार, अलीराजपुर बड़वानी, नर्मदापुरम बैतूल। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि नर्मदा नदी राज्य के किन किन जिलों से प्रवाहित होती है। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं। अगर हम देखें तो ये नर्मदा नदी जो है ये राज्य के अलीराजपुर जिले से प्रवेश कर रही है। इसके बाद ये जो जिला है ये बड़वानी है, ये धार है। इसके आगे ये बढ़ते हुए कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए विभिन्न जिलों के से होते हुए ये आगे जाकर के यहाँ पर जो अनूपपुर जिला है यहीं पर अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक का पठार या अमरकंटक भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका यह प्रवाह क्षेत्र रहा। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से जिले दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हरदा एवं देवास। अगर हम हरदा की बात करते हैं तो हरदा जिला जो है ये रहा, ये हरदा जिला है और ये देवास। तो यानी हरदा एवं देवास से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह नदी गुजर रही है। इसके बाद खरगोन एवं धार, धार जिला ये रहा और ये रहा खरगोन, यानी खरगोन एवं धार से भी यह नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद है अलीराजपुर एवं बड़वानी। जैसा कि ये देख सकते हैं ये अलीराजपुर जिले से प्रवेश करती है राज्य में, तो अलीराजपुर से गुजर रही है। इसके बाद ये जो जिला है यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बड़वानी से भी यह नदी प्रवाहित हो रही है, यानी अलीराजपुर एवं बड़वानी से भी नर्मदा नदी गुजरती है। तो यह भी इसका उत्तर नहीं होगा, सबसे अंत में होगा नर्मदापुरम एवं बैतूल। तो इसको भी अगर हम देखते हैं एक बार तो ये बैतूल जिला रहा
और ये जो है नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम से तो नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन जो उसके जस्ट नीचे यानी दक्षिण की तरफ जो जिला है बैतूल, यानी बैतूल में नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है, बैतूल में तापी नदी प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, नर्मदापुरम एवं बैतूल, यानी नर्मदापुरम और बैतूल ही वह जिला युग्म है जिससे नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, कूनो अभ्यारण्य में सितंबर में चीतों के आने से विश्व मानचित्र पर आएगा श्योपुर। आपको बता दें, जो कूनो अभ्यारण्य है ये राज्य के श्योपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की कवायद शुरू की गई थी और यह अटकलें लगाई जा रही थी। अगस्त माह के अंत तक कूनो अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका से चीते आ जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा विलंब देखा जा रहा है और इस समय सीमा को बढ़ा करके सितंबर तक कर दिया गया है। इन चीतों के आ जाने से ये जो कूनो अभ्यारण्य है ये तो चर्चा में बना ही हुआ है। इसके साथ ही साथ जब ये चीते इस अभ्यारण्य में आ जाएंगे तो ये जो श्योपुर जिला है राज्य का, ये एक तरह से विश्व पटल पर प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न बनाए गए, प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। कपास, गेहूं, ज्वार एवं चावल। कपास के समक्ष दिया हुआ है पश्चिमी मध्य प्रदेश, गेहूं के समक्ष दिया हुआ है बघेलखंड का पठार, ज्वार के समक्ष दिया हुआ है बुंदेलखंड का पठार और चावल के समक्ष दिया हुआ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो यहां पर अगर हम देखते हैं जो कपास है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर हम जिलों की बात करते हैं तो खरगोन, खंडवा, धार, रतलाम एवं झाबुआ आदि जो जिले हैं यहां पर कपास की खेती की जाती है। अगर वही गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं भी बिल्कुल सुमेलित है, ये बघेलखंड पठार के अंतर्गत इसकी खेती की जाती है। और अगर वही ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार जो है बुंदेलखंड के पठार में ना होकर के बल्कि बघेलखंड के पठार का जो पोर्शन है, इसके अलावा मालवा का जो पठार है उसका जो मध्य भाग है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो भिंड, ग्वालियर और मुरैना जिले हैं वहां पर भी इसकी छिटपुट खेती की जाती है। तो यानी कि जो ज्वार है बुंदेलखंड का पठार के अंतर्गत इसकी खेती नहीं की जाती है, लिहाजा ये सुमेलित नहीं है। और सबसे अंत में अगर चावल की बात करते हैं तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत जो जिले आते हैं उसमें खासकर छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और कुछ हद तक शहडोल में भी इसकी खेती की जाती है। तो आइए इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं। तो अगर मानचित्रों पर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर राज्य में कौन कौन से पठार हैं उनकी स्थिति इस मानचित्र से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, यानी जो ज्वार है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत इसकी कृषि नहीं की जाती है बल्कि इसकी कृषि बघेलखंड का पठार यानी कि यहाँ पर, इसके अलावा मालवा का जो पठार है उसका जो मध्य भाग है यानी यहाँ ये वाला जो पोर्शन आएगा जिसके अंतर्गत जो जिले आएंगे राजगढ़ वगैरह, आगर मालवा वगैरह, वहाँ पर इसकी कुछ खेती की जाती है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर है मुरैना, ग्वालियर और भिंड, इसके अंतर्गत इसकी खेती की जाती है। चलते हैं आगे की तरफ। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने बालाघाट जिले के 3 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को निलंबित किया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी जिले में जो युवा हैं उनकी शिक्षा को जब तक बेहतर ना बनाया जा सके, यानी उनके जो कैरियर है उनको बनाने के लिए जो स्कूल है, जो विद्यालय है, अगर राज्य में वही ना खुले हो तो वहाँ पर युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकेगी, जिसकी वजह से वह जिला अपने आप ही पिछड़ जाएगा। तो ये जो खबर है इसकी वजह से ये जिला जो है सुर्खियों में है। और क्यों निलंबित किया गया, इसके पीछे जो कारण बताया गया है, कारण ये बताया गया है कि ये जो नर्सिंग कॉलेजेस थे उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे काउंसिल के द्वारा, वो उसको प्रोड्यूस करने में, उसको वहाँ पर मुहैया कराने में सक्षम नहीं थे, जिसके आधार पर इन कॉलेजों की जो मान्यता है उनको रद्द कर दिया गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न फ्रेम किया गया है, प्रश्न ये है, दिए हुए कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक है। इन वनों का फैलाव बालाघाट एवं जबलपुर जिले में भी है। पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते क्या हैं। तो आपको बता दें, तो ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये एक प्रकार के मानसूनी वन है, यानी कि जब भी मानसून यहाँ पर आता है तो इन वनों में हरियाली छा जाती है। इसके साथ ही साथ जब मानसून का जो सीजन होता है वो चला जाता है, यानी जब शुष्क और गर्मी का मौसम आता है, तो ये वन अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो कि जल की उपलब्धता इनके पास बनी रहे, यानी कि गर्मियों और शुष्क मौसम में ये वन खत्म ना हो जाए, यानी जो पेड़ पौधे हैं इस वन में वो नष्ट ना हो जाए। ऐसा होने से बचाने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी कि जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए ये वन अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरह से अगर हम बात करते हैं, इन वनों का फैलाव बालाघाट एवं जबलपुर जिले में भी है, तो ये बिल्कुल सही है। एक बार इसको मानचित्र पर देखते हैं। अगर हम मानचित्रों की बात करते हैं तो जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिले के जो दक्षिणी पोर्शन है, यानी दक्षिणी छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, थोड़ा बहुत शहडोल और जबलपुर में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। तो यहां से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें जो दूसरा कथन है यह बिल्कुल सही है। और जो प्रथम कथन दिया हुआ है, यानी जो पहला कथन दिया हुआ है, वनों का विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा और यहाँ पर इसका कहीं भी विस्तार देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, 24 घंटे की बारिश में जलपुर बना जबलपुर। मानसून की अधिक सक्रियता के कारण पिछले 24 घंटे में जबलपुर में काफ़ी भारी बारिश देखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलभराव हो गया है, बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसकी वजह से इसको जबलपुर को एक तरह से एक नाम दे दिया गया है, जलपुर बन गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनाया गया है, प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। मैग्नीज, लौह अयस्क, टंगस्टन, हीरा, उसके समक्ष दिया हुआ है बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना। तो आपको बता दें कि जो मैग्नीज है ये बालाघाट में इसका खनन किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। साथ ही साथ बालाघाट में तांबा का भी खनन किया जाता है और यहाँ पर भारत का लगभग 22% तांबे का खनन किया जाता है। लौह अयस्क की अगर हम बात करते हैं, तो लौह अयस्क जो है जबलपुर से उत्खनित किया जाता है, तो यानी इसका भी सुमेलन बिल्कुल सही है। अगर हम टंगस्टन की बात करते हैं, तो टंगस्टन नरसिंहपुर में न प्राप्त होकर के बल्कि नर्मदापुरम में एक गांव है जिसका नाम है आगर गांव, वहां से प्राप्त होता है। तो टंगस्टन यानी जो सी वाला विकल्प है यह सुमेलित नहीं है, यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हीरा की अगर हम बात करते हैं, तो हीरा का सुमेलन बिल्कुल सही है, हीरा जो है पन्ना से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि जो टंगस्टन है इसका उपयोग टेलीविज़न, पारा के संशोधक में, इसके साथ साथ जो बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होते हैं, उनके फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आइए एक बार इन जिलों की स्थिति को मानचित्र पर देख लेते हैं। बालाघाट की अगर हम बात करते हैं, तो बालाघाट ये रहा, जबलपुर ये रहा, नरसिंहपुर जो दिया हुआ है टंगस्टन के समक्ष ये रहा। हालांकि ये विकल्प में गलत है, बल्कि इसका उत्पादन होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहा जाता है, यहां से होता है। यहां पर एक गांव है आगर गांव, और सबसे अंत में पन्ना दिया हुआ है, यहां से हीरा का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं। छिंदवाड़ा में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित अमर बलिदानियों की याद तथा स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का समापन। छिंदवाड़ा में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 15 अगस्त तक मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में 2 दिवसीय एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भी भारत के वीर सपूतों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उनके बारे में यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो इसका समापन हो गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न फ्रेम किया गया है, प्रश्न ये है, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प में है तवा नदी, कोलार नदी, बरना नदी एवं दूधी नदी। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है।
और विकल्प में ये जो 4 नदी दी हुई है इन्हीं में से इसका सही उत्तर होगा। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं। ये नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र रहा, जिसमें जो विकल्प में पूछा गया है कुलार नदी ये रही। बरना नदी की हम बात करते हैं तो बरना नदी ये रही। वहीं तवा नदी की अगर हम बात करते हैं तो तवा नदी ये रही। और दूधी नदी की अगर हम बात करते हैं तो दूधी नदी ये रही। तो आपको बता दें कि जो नर्मदा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो तवा नदी है। तवा नदी जो है राज्य के छिंदवाड़ा जिले के पास एक घाटी है जिसे मंकू घाटी कहते हैं, और ये मंकू घाटी जुन्नार देव खंड के अंतर्गत आती है। तो इसका उद्गम जो है मंकू घाटी से होता है, और फिर ये पश्चिम की तरफ कुछ बढ़ती है और फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ जाती है, और आगे जाकर के नर्मदापुरम के पास नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तवा नदी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल से पहले खबर क्या है उसको देखते हैं, जिसके आधार पर प्रश्न को फ्रेम किया गया है। चंबल रौद्र रूप में ट्यूब की नाव बनाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे कई ग्रामीण। यानी कि जो चंबल नदी है वहां पर बाढ़ आ चुकी है, उसका जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति आ गई है, और बहुत से लोग जो है ट्यूब की नाव बना करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तो संबंधित जो प्रश्न है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से घिरा हुआ है? कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, और सबसे अंत में है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है और आगे बढ़ते हुए राजस्थान राज्य में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान राज्य में जब वो प्रवेश करती है तो राजस्थान राज्य के धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि जिले से गुजरती है। तो ये जो अभ्यारण्य दिए हुए हैं यह कौन सा अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से घिरा हुआ है? तो जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है यह वही अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से घिरा हुआ है। एक बार इसको मानचित्र पर देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान का है। ये जो है यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये उत्तर प्रदेश का है, और ये मध्य प्रदेश तो है ही। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और ये जो अभ्यारण्य है यह मुरैना जिले में स्थित है। इसके अलावा ये अन्य 1-2 जिलों में भी इसका विस्तार है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगले सवाल से पहले आपको बता दें कि हर एपिसोड में हम आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आते हैं जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो हर एपिसोड की तरह से इस एपिसोड में भी आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है, लेकिन पहले देखते हैं कि वो खबर क्या है जिसके आधार पर इस अभ्यास प्रश्न को बनाया गया है। रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चयनित। ये जो खबर है रीवा जिले से है, और यहाँ के जो तेज गेंदबाज है कुलदीप सेन ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चुन लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो जिला है अपने आप में सुर्खियों में है। ये पूरे जिले, पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है कि यहाँ का कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इससे संबंधित जो है प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित नदियां दी हुई है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, इसके समक्ष दिया है चंबल नदी। मणिखेड़ा जल विद्युत केंद्र, इसके समक्ष दिया हुआ है काली नदी। बाण सागर जल विद्युत केंद्र, इसके समक्ष दिया हुआ है बेड़च नदी, और सबसे अंत में है महेश्वर जल विद्युत केंद्र, इसके समक्ष दिया हुआ है नर्मदा नदी। तो इसका क्या सही उत्तर है, यानी कि कौन सा वह विद्युत परियोजना है जो कि सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। साथ ही साथ आप सभी को यह भी बताना है कि ये जो विभिन्न परियोजनाएं हैं ये राज्य के किस किस जिले में स्थित है। हमें उम्मीद है कि मानचित्रों के माध्यम से जिन सूचनाओं और जिन खबरों को आप तक पहुंचाया गया आप सभी को स्पष्ट होगी, लेकिन आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।